जमील को अपना शेफर्ड लाइफ टाइम कलम मरम्मत के लिए देना था। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी से शेफर कंपनी का नंबर तलाश किया। फ़ोन करने से उसे मालूम हुआ कि उनके एजेंट मेसर्स डीजे रूमेवियर हैं, जिनका दफ्तर ग्रीन होटल के पास वाक़ है। उसने टैक्सी ली और फोर्ट की तरफ चल दिया। ग्रीन होटल पहुंचकर उसे मेसर्स डीजे रूमेवियर का दफ्तर तलाश करने में दिक्कत न हुई। पास ही था, तीसरी मंजिल पर। लिफ्ट के जरिए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही चौबी दीवार की छोटी सी खिड़की के पीछे उसे एक खुश शक्ल एंग्लो इंडियन लड़की नजर आई, जिसकी छातियां गैर मामूली तौर पर नुमायां थीं। उसने कलम उस खिड़की के अंदर दाखिल कर दिया। वो मुंह से कुछ न बोला। लड़की ने कलम उसके हाथ से ले लिया, खोलकर एक नज़र देखा, एक चिट पर कुछ लिखा और चिट उसके हवाले कर दी। मुंह से वो भी कुछ न बोली। उसने चिट देखी। कलम की रसीद थी। वो चलने ही वाला था कि पलटकर उसने लड़की से पूछा, मेरा ख्याल है 10-12 रोज में तैयार हो जाएगा। लड़की बड़े जोर से हंसी। वो कुछ खिसियाना सा हो गया। मैं आपकी हंसी का मतलब नहीं समझा। लड़की ने खिड़की के साथ मुंह लगाकर कहा, मिस्टर, आजकल वार है वार। ये कलम अमेरिका जाएगा। तुम 9 महीने के बाद टपास करना। वो बौखला गया। 9 महीने? लड़की ने अपने बुरीदा बालों वाला सिर हिलाया। उसने फौरन लिफ्ट का रुख किया। ये 9 महीने का सिलसिला खूब है। 9 महीने, इतनी मुद्दत के बाद तो औरत गुलगूथना बच्चा पैदा करके एक तरफ रख देती है। 9 महीने, 9 महीने तक इस छोटी सी चिट को संभाले रखो। और ये भी कौन वसूख से कह सकता है कि 9 महीने तक आदमी याद रख सकता है कि उसने एक कलम मरम्मत के लिए दिया था। हो सकता है इस दौरान में वो कमबख्त मर खप ही जाए। साला सब ढकोसला है। कलम में मामूली सी खराबी है, उसका फीडर जरूरत से ज्यादा रोशनाई सप्लाई करता है। इसके लिए उसे अमेरिका भेजना सारी हंचालबाजी है। फिर उसने सोचा, लानत भेजो जी उस कलम पर, अमेरिका जाए या अफ्रीका। उसने वो कलम ब्लैक मार्केट से 175 रुपये में खरीदा था और पुख बरस तक उसे खूब इस्तेमाल किया था। हजारों सफ़े काले कर डाले थे। वो एकदम कनूती से रजाई बन गई थी। और रजाई बनते ही उसे ख्याल आया कि वो फोर्ट में है और फोर्ट में शराब की बेशुमार दुकानें हैं। विस्की तो जाहिर है नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रांस की बेहतरीन ब्रांडी मिल जाएगी। उसने करीब वाली शराब की दुकान का रुख किया। ब्रांडी की एक बोतल खरीद कर वो लौट रहा था कि ग्रीन होटल के पास आकर रुक गया। होटल के नीचे कदे आदम शीशों का बना हुआ कालीनों का शोरूम था, जो उसके दोस्त पीर साहब का था। उसने सोचा, चलो अंदर चलें। चंद लम्हात के बाद वो शोरूम में था और अपने दोस्त पीर साहब से, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़े थे, हंसी मजाक की गुफ्तगू कर रहा था। बारीक कागज में लिपटी ब्रांडी की बोतल दबीज ईरानी कालीन पर लेटी हुई थी। पीर साहब ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार जमील, इस दुल्हन का घूंघट तो खोलो, जरा इससे छेड़खानी तो करो। वो मतलब समझ गया। तो पीर साहब, गिलास और सोडा मंगवाइए, फिर देखिए क्या रंग जमता है। फौरन ही गिलास और यकबस्ता सोडे आ गए। पहला दौर हुआ। दूसरा दौर शुरू होने ही वाला था कि पीर साहब को के एक गजरानी दोस्त अंदर चले आए और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कालीन पर बैठ गए। इत्तेफाक से होटल का छोकरा 2 के बजाय 3 गिलास उठा लाया था। पीर साहब के गुजराती दोस्त ने बड़ी साफ उर्दू में चंद इधर उधर की बातें की।
तीसरे गिलास में ये बड़ा पैक डाला। गिलास को सोडे से लबालब भरा। 3-4 लंबे लंबे घूंट लिए। रूमाल से मुंह साफ किया और कहा, सिगरेट निकालो यार। पीर साहब से साला ऐब शराई थे, मगर वो सिगरेट नहीं पीते थे। उसने अपना सिगरेट केस निकाला और कालीन पर रख दिया, साथ ही लाइटर भी। पीर साहब ने गुजराती का तारुफ करवाया। मिस्टर नटवरलाल, आप मानियों की दलाली करते हैं, मोतियों की दलाली करते हैं। उसने एक लहजे के लिए सांचा कायला की दलाली में तो आदमी का मुंह काला होता है, मोतियों की दलाली में। पीर साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर जमील, मशहूर सॉन्ग राइटर। उसने नटवरलाल के साथ हाथ मिलाया और फिर नया दौर शुरू हुआ। और ऐसा शुरू हुआ कि बोतल खाली हो गई। उसने सोचा, ये कमबख्त मोतियों का दलाल बला का पीने वाला है। मेरी प्यास और मेरे सुरूर की सारी ब्रांडी चढ़ा गया। खुदा करे इसे मोतियाबिंद हो जाए। जो ही आखिरी दौर के पैग ने उसके पेट में कदम जमाए, उसने नटवरलाल को माफ कर दिया और कहा, मिस्टर नटवरलाल, उठिए, एक बोतल और हो जाए। नटवरलाल फौरन उठा। उसने अपने सफ़ेद डगले की शिकनें दुरुस्त की, धोती की लांग ठीक की और कहा, चलिए। वो पीर साहब से मुखातिब हुआ, हम अभी हाजिर होते हैं। उसने और नटवरलाल ने बाहर निकलकर टैक्सी ली और शराब की दुकान पर पहुंचे। उसने टैक्सी रुकवाई ही थी कि नटवरलाल ने कहा, मिस्टर जमील, ये दुकान ठीक नहीं, सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। फिर वो टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब हुआ, देखो, कोलाबा चलो। कोलाबा पहुंचकर नटवरलाल उसे शराब की एक छोटी सी दुकान में ले गया। ब्रांडी का जो ब्रांड उसने फोर्ट से लिया था वो तो न मिला, लेकिन एक दूसरा मिल गया जिसकी नटवरलाल ने बहुत तारीफ की कि नंबर 1 चीज़ है। नंबर 1 चीज़ खरीद कर दोनों बाहर निकले। साथ ही बार भी था, साथ ही बौर थी। नटवरलाल रुक गया। मिस्टर जमील, क्या ख्याल है? एक दो पैग यहीं से पीकर चलते हैं। उसे भला क्या एतराज हो सकता था? उसका नक्शा हालते नज़र था। दोनों बार के अंदर चली गए। उसको ख्याल आया कि बार वाले तो कभी बाहर की शराब पीने की इजाज़त नहीं देते। मिस्टर नटवरलाल, हम यहाँ कैसे पी सकते हैं? ये लोग इजाज़त नहीं देंगे। नटवरलाल ने जोर की आंख मारी। साफ चलता है। ये कहकर वो एक केबिन के अंदर घुस गया। वो भी नटवरलाल के पीछे था। नटवरलाल ने ब्रांडी की बोतल संगीन तिपाई पर रखी और बेरे को आवाज़ दी। जब बेरा आया तो उसको भी आंख मारी। देखो, 2 सोडे रोजर्स ठंडे और 2 गिलास एकदम साफ। बेरा ऑर्डर लेकर चला गया और फौरन सोडे और गिलास लेकर आ गया। नटवरलाल ने दूसरा ऑर्डर दिया, फर्स्ट क्लास चिप्स, फर्स्ट क्लास कटलेट और टोमेटो सॉस। बेरा चला गया तो नटवरलाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर उसने बोतल का कॉर्क अलग किया, एक गिलास में उससे पूछे बगैर एक डबल पैक बना डाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरे गिलास में डबल पैक से कुछ ज़्यादा बड़ा बनाया। दोनों गिलासों में सोडा हल हल किया और अपना गिलास उठा लिया। दोनों ने गिलास टकराए। वो प्यासा था। एक ही जुर्रे में उसने आधा गिलास खत्म कर दिया। सोडा बहुत ठंडा और तेज था। वो फूं फूं करने लगा। 10-15 मिनट के बाद चिप्स और कटलेट्स आ गए। वो सुबह घर से नाश्ता करके निकला था, लेकिन ब्रांडी की वजह से उसे भूख लग गई थी। चिप्स भी गरम गरम थे और कटलेट्स भी। वो पिल पड़ा। नटवरलाल ने उसका साथ दिया। 2 ही मिनट में प्लेटें साफ हो गईं। 2 प्लेटें और मंगवाई गईं। 2 घंटे इसी तरह गुजर गए। बोतल 3/4 गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब पीर साहब के पास जाना बेकार है। सुरूर बढ़ रहा था, नशा जम रहा था। वो और नटवरलाल
हवा के घोड़ों पर सवार थे। ऐसे सवारों को आमतौर पर ऐसी वादियों में जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है जहां उन्हें उरियां बदन हसीन औरतें मिलें। वो इनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें घोड़े पर बिठा लें और ये जा वो जा। उसका दिलो दिमाग उस वक्त किसी ऐसी ही वादी के मुत्तलिक सोच रहा था जहां उसकी मुठभेड़ किसी ऐसी खूबसूरत औरत से हो जाए जिसको वो अपने तपते हुए सीने के साथ खींच सके, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां तक चटक जाएं। उसको इतना तो मालूम था कि वो ऐसी जगह पर है, ऐसे इलाके में है जो अपने कहवा खानों की वजह से सारी बम्बई में मशहूर है। जिन्हें अय्यासी करना होता है वो उधर का ही रुख करते हैं। जिस लड़की को लुक छुप कर पेशा करना होता है वही आती है। उसने नटवरलाल से कहा। मैंने कहा, वो वो मेरा मतलब है, इधर कोई छोकरी वोकरी नहीं मिलती? नटवरलाल ने अपने गिलास में एक और बड़ा पैग उड़ेला और हंसा। मिस्टर जमील, एक नहीं, हजारों, हजारों, हजारों। शायद नटवरलाल की हजारों हजारों की गर्दान जारी रहती अगर उसने काट न दी होती। इन हजारों में से आज एक ही मिल जाए तो हम समझें कि नटवर भाई ने कमाल कर दिया। नटवरलाल मजे में था। उसने झूमकर कहा, जमील भाई, एक नहीं, हजारों। चलो, गिलास खत्म करो। बोतल में जो कुछ बचा था दोनों ने खत्म किया। बिल अदा करने और बेरे को तकड़ी टिप देने के बाद दोनों बाहर निकले। केबिन में हल्की रोशनी थी और बाहर तेज धूप चमक रही थी। उसकी आंखें चुंधिया गईं। एक लहजे के लिए उसे कुछ नजर ना आया। जब उसकी आंखें तेज धूप को कबूल करने लगीं तो उसने नटवरलाल से कहा, चलो भाई। नटवरलाल ने तलाशी लेने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। मालपानी है ना? उसके होठों पर नशीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। नटवरलाल की पसलियों में कोहनी से ठोका देकर उसने कहा, बहुत माल है नटवर भाई, बहुत। उसने जेब में से 100 के 5 नोट निकाले। क्या इतने काफी नहीं? नटवरलाल की बाजें खिल गईं। काफी? बहुत ज्यादा है। चलो आओ, पहले एक बोतल खरीद लें, वहां जरूरत पड़ेगी। उसने सोचा, बात बिल्कुल ठीक है। वहां जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या किसी मस्जिद में पड़ेगी? फौरन बोतल खरीदी गई, फौरन टैक्सी ली गई और वो दोनों उस वादी की स्याही के लिए निकल पड़े। सैकड़ों कहवा खाने थे। 20-25 का जायजा लिया गया मगर जमील को कोई औरत पसंद न आई। सब औरतें मेकअप की मोटी और शोक तहों के अंदर छुपी हुई थीं। वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो मरम्मत शुदा मकान न हो मालूम हो, जिसको देखकर ये एहसास न हो कि जगह जगह उखड़े हुए प्लास्टर के टुकड़ों पर बड़े अनाड़ीपन से सुर्खी और चूना लगाया गया है। नटवरलाल तंग आ गया। उसके सामने जो भी औरत आती वो कहता, जमील भाई चलेगी? मगर जमील भाई उठ खड़ा होता, हाँ चलेगी, और हम भी चलेंगे। 2 जगह और देखी गईं। उसे फिर मायूसी का मुंह देखना पड़ा। वो सोच रहा था, इन औरतों के पास कौन आता होगा जो सूअर के सूखे हुए गोश्त के टुकड़ों की तरह दिखाई देती हैं। इनकी अदाएं कितनी मकरूह हैं। उठने बैठने का अंदाज कितना फहूस है। और कहने को ये प्राइवेट हैं। दर पर्दा पेशा करने वाली औरतें। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो पर्दा है कहाँ जिसके पीछे वो धंधा करती हैं। वो सोच ही रहा था कि नटवरलाल ने टैक्सी रुकवाई और चला गया। उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया था। अब वो अकेला था। टैक्सी 30 की रफ्तार से चल रही थी। 4:30 बज चुके थे। उसने ड्राइवर से पूछा, यहाँ वो चीज़ मिलेगी? ड्राइवर ने जवाब दिया, मिलेगी जनाब। तो चलो उसके पास।
ड्राइवर ने इधर उधर दो तीन मोड़ घूमे और एक पहाड़ी बंगला नुमा बिल्डिंग के पास टैक्सी खड़ी कर दी। फिर उसने दो तीन मर्तबा हॉर्न बजाया। उसका सिर नशे के बायस सख्त बोझिल हो रहा था और आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी। उसे मालूम ही न हो सका कि वो कैसे और किस तरह वहां पहुंचा। जब उसने अपने सिर को जरा झटका तो उसने देखा कि वो एक पलंग पर बैठा हुआ है और उसके पास ही एक जवान लड़की, जिसकी नाक की फुनंग पर एक छोटी सी फंसी थी, अपने बुरीदा बालों में कंघी कर रही है। उसने लड़की को गौर से देखा। वो सोचना चाहता था कि वहां कैसे पहुंचा है, मगर उसने सोचा कि सोचना फिजूल है। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अंदर ही अंदर नोट गिने। फिर उसने पास ही पड़ी हुई तिपाई पर ब्रांडी की सालीम बोतल देखी। उसकी तसफ्फी हो गई कि सब ठीक है। उसने महसूस किया कि नशा किसी कदर नीचे उतर गया है। वो उठा और उस बेसबरीदा लड़की के पास गया। जब उसकी समझ में और कुछ न आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, कहिए, मिजाज कैसा है? लड़की ने कंघी मेज पर रखी और कहा, आप कहिए, आपका मिजाज कैसा है? बस ठीक हूँ। उसने लड़की की कमर में हाथ डाला। आपका नाम? बता तो चुकी हूँ एक दफ़ा। मेरा ख्याल है आपको ये भी याद ना होगा कि आप टैक्सी में यहाँ आए थे। आप जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे होंगे। टैक्सी का बिल 38 रुपये था। आपने बिल अदा किया और एक शख्स नटवर लाल को बेशुमार गालियां दी। वो अपने अंदर डूबकर सारे मामले की तह तक जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अक्सर भूल जाया करता है। वो सिर्फ इतना याद कर सका कि टैक्सी का बिल 38 रुपये बना था, जो उसने अदा किया था। लड़की पलंग पर बैठ गई। मेरा नाम तारा है। उसने तारा के कंधे पकड़े, तारा को पलंग पर लिटाया और अपने हाथों और होठों से उसे प्यार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको प्यास महसूस हुई। उसने कहा, दो यकबस्ता सोडे और गिलास तो मंगवाओ। तारा ने दोनों चीज़ें फौरन मंगवा दी। उसने बोतल खोली, दो पैक बनाए और फिर वो और तारा दोनों पीने लगे। 3 पैक पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी हालत बेहतर हो गई है। वो बहुत देर तक एक तारा को चूमता चाटता रहा। फिर उसने सोचा कि किस्सा मुख्तसर करना चाहिए। तारा, कपड़े उतार दो। सारे कपड़े? हाँ, सारे। तारा ने सारे कपड़े उतार दिए और पलंग पर लेट गई। उसने तारा के नंगे जिस्म को एक नज़र देखा और महसूस किया कि अच्छा जिस्म है। उसका निकाह हो चुका है और उसने अपनी बीवी को बस 2-3 मर्तबा देखा था। उसके दिमाग में ख्यालात का एक तांता बंध गया। उसका बदन कैसा होगा? क्या वो तारा की तरह एक मर्तबा कहने पर अपने सारे कपड़े उतार कर उसके साथ लेट जाएगी? क्या वो उसके साथ ब्रांडी पिएगी? क्या उसके बाल कटे हुए हैं? ख्यालात के तांते में उसका जमीर जाग उठा। निकाह का ये मतलब है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सिर्फ एक मरहला बाकी है कि तुम अपनी ससुराल जाओ और लड़की का हाथ पकड़ कर ले आओ। क्या ये तुम्हारे लिए वाजिब है कि एक बाजारू औरत को अपनी आगोश की जीनत बनाओ, खुम के खुम लुटाते फिरो? वो बहुत खफीफ हुआ। उसकी आंखें मुदना शुरू हो गईं और वो सो गया। थोड़ी ही देर में तारा भी ख्वाबे गफलत के मजे लेने लगी। उसने कई बेरफ्त ऊट पटांग ख्वाब देखे। कोई 2 घंटे के बाद एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखते हुए वो हड़बड़ा के उठ बैठा। जब उसकी आंखें अच्छी तरह खुली तो उसने देखा कि वो एक अजनबी कमरे में है और एक अलिफ नंगी जवान लड़की उसके साथ लेटी हुई है। वो खुद भी अलिफ नंगा था। वो बौखला गया। उसने पजामा उल्टा पहन लिया और उसको एहसास तक न हुआ। कुर्ता पहनकर उसने जेबें टटोली।
सबके सब नोट मौजूद थे। उसने सोडा खोला और एक पैग बनाकर पिया। फिर उसने तारा को हौले से झंझोड़ा। उठो, उठो ना। तारा आंखें मलती हुई उठ बैठी। उसने कहा, कपड़े पहन लो। तारा ने कपड़े पहन लिए। बाहर गहरी शाम रात बनने की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा, अब कूच करना चाहिए। लेकिन वो तारा से कुछ पूछना चाहता था कि बहुत सी बातें उसके जेहन से निकल गई थीं। उसने हिचकिचाते हुए तारा से पूछा, क्यों तारा? जब हम लेटे, मेरा मतलब है जब मैंने तुमसे कपड़े उतारने को कहा, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने अपने कपड़े उतारे और मेरे बाजू पर हाथ फेरते फेरते सो गए। तारा ने जवाब दिया, बस? हाँ, लेकिन सोते सोते आप 2-3 मर्तबा बड़बड़ाए, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। तारा पलंग पर से उठी और अपने बाल संवारने लगी। उसने एक डबल पैक अपने हलक में जल्दी जल्दी उड़ेला, बोतल को कागज में लपेटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। यकायक वो रुका। उसने अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला और आगे बढ़कर तिपाई पर रख दिया। तारा ने पूछा, चले? हाँ, फिर कभी आऊँगा। ये कहकर वो लोहे की पेचदार सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बड़े बाजार की तरफ उसके कदम उठने ही वाले थे कि हॉर्न बजा। उसने मुड़कर देखा तो एक टैक्सी खड़ी थी। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ यहीं मिल गई, पैदल चलने की जहमत से बच गए। उसने ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई, खाली है? ड्राइवर ने जवाब दिया, खाली है? क्या मतलब? तो फिर वो मुड़ा। किधर जाता है सेठ? ड्राइवर ने उसको पुकारा। उसने जवाब दिया, कोई और टैक्सी देखता हूँ। ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मस्तक तो नहीं फिरेला, ये टैक्सी तुम्ही ने तो ले रखी है। वो बौखला गया। मैंने? ड्राइवर बड़े गंवार पने पर उतर आया। हाँ तूने, साला दारू पीकर सब कुछ भूल गया। इस पर तू मैं शुरू हो गई। इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। चलो। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की। किधर? उसने कहा, पुलिस स्टेशन। ड्राइवर ने वाही तबाही बकना शुरू कर दी। वो सोच में पड़ गया। जो टैक्सी मैंने ली थी उसका बिल 38 रुपये बना था, और जो मैंने अदा कर दिया था वो दूसरी टैक्सी कहाँ से आन पड़ी। मैं नशे की हालत में ज़रूर हूँ, मगर यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ये वो टैक्सी है और ना ये वो ड्राइवर है जो मुझे वहाँ ले गया था। जब टैक्सी पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। सब इंस्पेक्टर फौरन भांप गया कि क्या मामला है। उसने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। ड्राइवर ने अपनी दास्तां बयां की तो सर तापा गलत थी। वो उस दास्तां की तरदीद करता, मगर उसमें ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने सब इंस्पेक्टर से कहा, जनाब, मेरी समझ में नहीं आता ये क्या किस्सा है। जो टैक्सी मैंने ली थी उसका बिल 38 रुपये बना था, जो मैंने अदा कर दिया था। अब मुझे मालूम नहीं ये कौन है और मुझसे कैसा किराया मांगता है। ड्राइवर ने कहा, हुजूर इंस्पेक्टर बहादुर, ये दारू पियला है। वो झुंझला गया। अरे भाई, कौन सुअर कहता है कि उसने नहीं पी? सवाल तो ये है कि आप कहाँ से तशरीफ़ ले आए। सब इंस्पेक्टर गैर मुतवक्के तौर पर शरीफ आदमी था। उसने ड्राइवर के बार बार 42 रुपये कहने के बावजूद 15 रुपये तय कर दिए। ड्राइवर बहुत चीखा चिल्लाया, मगर सब इंस्पेक्टर ने उसे डांट डपट कर पुलिस स्टेशन के बाहर निकलवा दिया। फिर उसने एक सिपाही को दूसरी टैक्सी ले आने के लिए कहा। टैक्सी आई तो सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही उसके साथ कर दिया कि उसे घर तक छोड़ाए। उसने लुकनत भरे लहजे में बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और पूछा, जनाब, क्या ग्रांट रोड पुलिस स्टेशन है? सब इंस्पेक्टर ने जोर का कहकहा लगाया और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर, तुमने वाकई खूब पी रखी है। यह कोलावा पुलिस स्टेशन है। जाओ, अब घर जाकर सो जाओ। वो घर पहुंचा और खाना खाए बिना, कपड़े उतारे बगैर सो गया। ब्रांडी की बोतल भी उसके साथ सोती रही।
दूसरे रोज सुबह 10 बजे के करीब वो उठा। उसके जोड़ जोड़ में दर्द था। सिर में जैसे बड़े बड़े वजनी पत्थर भरे पड़े थे। मुंह का जायका खराब था। उसने ज्यों त्यों उठकर फ्रूट साल्ट के 2-3 गिलास पिए। फिर 4-5 प्याले चाय के पिए। तब कहीं शाम को जाकर उसकी तबीयत कदरे बहयाल हुई और उसने खुद को गुज़िश्ता वाक़ियात के मुतल्लिक़ सोचने के काबिल महसूस किया। वाक़ियात की बहुत लंबी ज़ंजीर थी। बाज़ कड़ियाँ तो सलामत थीं मगर बाज़ गायब था। वाक़ियात का तसल्लुल करने से लेकर ग्रीन होटल तक और ग्रीन होटल से कुलाबा के बार तक बिल्कुल साफ था। फिर नटवरलाल के साथ उस वादी की स्याही शुरू होती थी और मामला गड़बड़ हो जाता था। चंद झलकियां दिखाई देती थीं, बड़ी वाज़ेह मगर फौरन ही मुबहम। परछाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता था। वो कैसे उस लड़की के घर पहुंचा? उस लड़की का नाम उसके हाफिजे से फिसल कर किस खड्ड में जा गिरा? लड़की की शक्ल और सूरत उसे बड़ी अच्छी तरह याद थी। वो उस लड़की के घर कैसे पहुंचा था? उसने महसूस किया कि ये जानना उसके लिए बड़ा अहम है। अगर उसका हाफिज़ा उसकी मदद करता तो बहुत सी कड़ियाँ मिल जाती, मगर बसत कोशिश वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। और वो टैक्सियों का क्या सिलसिला था? उसने पहली को तो छोड़ दिया था मगर वो दूसरी कहाँ से टपक पड़ी थी? सोच सोचकर उसका दिमाग पाश पाश हो गया। उसने महसूस किया कि जितने वजनी पत्थर उसके दिमाग में भरे पड़े थे, सब आपस में टकरा टकरा कर चूर चूर हो गए हैं। रात को उसने ब्रांडी के 3 पैक पिए, थोड़ा सा हल्का खाना खाया और गुज़िश्ता वाक़ियात के मुतल्लिक़ सोचता सोचता सो गया। वो कड़ियाँ जो गुम थीं, उनको तलाश करना अब उसका मसलक हो गया। वो चाहता था कि जो कुछ उस रोज हुआ था, मिनोअन उसकी आंखों के सामने आ जाए और रोज रोज की मगजपाशी दूर हो। अब उसको इस बात का भी बड़ा कलंक था कि उसका गुनाह नामुकम्मल रह गया था। वो सोचता था कि यह अधूरा गुनाह जाएगा किस खाते में। वो चाहता था कि उसके अधूरे गुनाह की भी तकमील हो जाए। तलाशे बिस्यार के बावजूद वो पहाड़ी बंगला नुमा बिल्डिंग उसकी आंखों से ओझल रही। जब वो थक हार गया तो एक दिन उसने सोचा, क्या वो सब ख्वाब तो नहीं था? फिर उसने सोचा, मगर ख्वाब में आदमी रुपए तो खर्च नहीं करता। उस रोज मेरे कम से कम 250 रुपये खर्च हुए थे। एक रोज उसने पीर साहब से नटवरलाल के मुत्तलिक पूछा तो उन्होंने बताया कि नटवरलाल उस रोज के बाद दूसरे ही दिन कहीं समंदर पार चला गया है, गालिबन मोतियों के सिलसिले में। उसने नटवरलाल पर 1000 लानतें भेजी और फिर तलाश शुरू कर दी। एक दिन अचानक ही उसे अपने हाफिजे में उस पहाड़ी बंगला नुमा बिल्डिंग की दीवार पर पीतल की एक नेम प्लेट नजर आई। डॉक्टर डॉक्टर बेराम जी। कोलाबे की गलियों में चलते चलते आखिर वो एक ऐसी गली में जा निकला जो उसे जानी पहचानी सी लगी। दो रुया उसी किस्म की पहाड़ी बंगला नुमा बिल्डिंगें थीं। हर बिल्डिंग के बाहर पीतल की छोटी छोटी नेम प्लेटें लगी हुई थीं। किसी बिल्डिंग पर 4, किसी पर 5, किसी पर 3। वो दाएं बाएं गौर से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके दिमाग में वो खत भी घूम रहा था जो उसे सुबह उसकी सास की तरफ से मौसूल हुआ था कि इंतज़ार की हद हो गई है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है, अब वो आ जाए और अपनी दुल्हन को ले जाए। और मैं इधर खोई हुई एक कड़ी ढूंढ रहा हूँ, अपने एक नामुकम्मल गुनाह का मुकम्मल करने की कोशिश में मारा मारा फिर रहा हूँ। एकदम उसे अपने दाहिने हाथ पीतल की नेम प्लेट नजर आई जिस पर खुदा हुआ था डॉक्टर एम बेराम जी एमडी। वो कांपने लगा। वही बिल्डिंग, बिल्कुल वही रंग, वही लोहे की पेचदार सीढ़ियाँ। वो संभला और फिर बेधड़क सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब उसके लिए हर चीज़ जानी पहचानी थी। कॉरिडोर के सिरे पर
उसने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। उसने फौरन पहचान लिया कि वही लड़का है जो उस रोज़ सोडे और गिलास लाया था। उसने अपने होठों पर मरनूई मुस्कुराहट पैदा करते हुए लड़के से पूछा, बेटा, बाई जी हैं? लड़के ने इस बात में सिर हिलाया। जी हाँ। जाओ उनसे कहो साहब मिलने आए हैं। उसके लहजे में बेतकल्लुफ़ी थी। लड़का दरवाज़ा भीड़कर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और तारा नमदार हुई। तारा को देखते ही उसने पहचान लिया कि वही लड़की है। अब तारा की नाक पर फुंसी नहीं थी। उसने कहा, नमस्ते। नमस्ते। कहिए, मिजाज कैसा है? तारा ने अपने कटे हुए बालों को एक खफीफ सा झटका दिया। उसने जवाब दिया, अच्छा है। मैं पिछले कई दिनों बहुत मसरूफ़ रहा, इसलिए न आ सका। कहिए फिर, क्या इरादा है? तारा ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। वो बौखला गया। शादी? कब? तारा ने फिर संजीदगी से जवाब दिया, जी आज सुबह। आइए, आपको अपने पति से मिलाऊं। वो चकरा गया और कुछ कहे सुने बगैर खटाखट सीढ़ियां उतर गया। सामने टैक्सी खड़ी थी। उसका दिल एक लहजे के लिए साकित हो गया। तेज कदम उठाता हुआ वो बाजार की तरफ बढ़ा ही था कि ड्राइवर ने जोर से कहा, सेठ साहब, टैक्सी। उसने झुंझलाकर कहा, नहीं कमबख्त, शादी।